हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल बोर्ड मार्क्स क्लासेस। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि बहुत जल्द जो है आप हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी के वीडियोस भी देखने वाले हैं। तो आज हम क्लास 12th की ज्योग्राफी को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो आपका 3 बुक है, एक प्रैक्टिकल के लिए एंड दो जो है आपकी थ्योरी के लिए। तो थ्योरी के लिए जो आपका बुक है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, इस बुक से हम लोग जो है शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कंपोजिशन। इस चैप्टर में मैंने जो पढ़ाया है, हो सकता है कुछ जो फैक्ट्स है वो डिफ़र करे नए वाले बुक से। मैंने जो पढ़ाया है वो पुराने वाले बुक से है, लेकिन नोट्स में जो है वो नया बुक है। तो हो सकता है कहीं पे सिक्किम की जगह पे जो है हिमाचल प्रदेश आपको दिख जाए, कहीं पे पॉपुलेशन डेंसिटी में जो है चेंजेस आपको या कुछ अलग डेटा दिख जाए। तो आप इसको गलत नहीं समझे, बल्कि जो नया एनसीईआरटी है उसमें कुछ कुछ चीज़ें जो है इन्होंने मॉडिफाई किया है। यह सिर्फ इस चैप्टर में नहीं है बल्कि आने वाले चैप्टर्स में भी ऐसा है। तो इसमें कुछ गलत पढ़ाया हुआ नहीं है। और उस चैप्टर को देखने के बाद जो है आपको कैसा लगा ये पहला चैप्टर ज्योग्राफी का। शुरुआत करते हैं चैप्टर 1 पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कॉम्पोजिशन। ये जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जनरली ज्योग्राफी में इस चैप्टर से जो है बोर्ड में 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। कुछ एमसीक्यूज, कभी कभी शॉर्ट आंसर एंड कभी हो सकता है इससे लॉन्ग आंसर भी आपका दे दे। तो हम लोग जो है जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि कौन से जो पॉइंट्स है वो एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से पॉइंट जो है वो शॉर्ट आंसर के लिए इंपॉर्टेंट है एंड कौन से पॉइंट जो है वो लॉन्ग आंसर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। पहले इस चैप्टर को जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें यह ध्यान में रखना है कि इस चैप्टर में जितना भी डेटा दिया हुआ है रिगार्डिंग पॉपुलेशन, ठीक है, वो कब का डेटा है तो 2011 के सेंसस के ऊपर बेस्ड है। तो इसीलिए हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि इस बुक में हम कुछ और पढ़ रहे हैं एंड करेंट डेटा जो है कुछ और बता रहा है। तो हम जो बुक से पढ़ रहे हैं वो 2011 का डेटा है एंड 5 मार्क्स के लिए ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। तो थोड़ा पढ़ते हैं। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन जानते हैं ना, बड़ा इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। जब रिसोर्स पढ़ते हैं तो नेचुरल रिसोर्स हो गया, ठीक है, मैन मेड रिसोर्स हो गए एंड जो है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स में कौन, तो पॉपुलेशन। इसी पॉपुलेशन को हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं एंड इसी पॉपुलेशन को जो है हम क्या बताते हैं कि ये रिसोर्स तब है जब कुछ पढ़े लिखे हो, स्किल्ड हो, हेल्दी हो। अदरवाइज क्या होता है, पॉपुलेशन हमारे लिए बर्डन बन जाता है। तो हमारे लिए क्या है, पीपल आर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एनी कंट्री, ठीक है। पीपल क्या है, एक कंट्री के इम्पॉर्टेंट रिसोर्स हैं। कोई भी रिसोर्स को जो है हम यूज़ तभी कर पाते हैं जब उस पर ह्यूमन ब्रेन हम यूज़ करते हैं। तो इसीलिए सबसे जो इम्पोर्टेंट रिसोर्स है वो कौन सा है, तो सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स है। इंडिया को अगर आप देखेंगे तो चाइना के बाद, चाइना इज द लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड एंड उसके बाद सेकेंड नंबर पे जो है इंडिया है। तो एरिया वाइज हम देखेंगे तो इंडिया जो है 7th नंबर पे है ना इंडिया का ये एरिया वाइज रैंकिंग। लेकिन पॉपुलेशन वाइज हम दुनिया के सेकेंड लार्जेस्ट जो है कंट्री है एंड एज पर द सेंसस ऑफ 2011 हमारा पॉपुलेशन कितना है, तो 1210 मिलियन, यानी अप्रॉक्स 121 करोड़ पॉपुलेशन जो है हमारा है, जो कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया तीनों कॉन्टिनेंट का कंबाइंड पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। अब हमेशा से ये आर्ग्यू होते रहा है पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन अगर ज़्यादा है तो ये पॉपुलेशन जो है क्या करता है, जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं उसके ऊपर प्रेशर पुट करता है। जैसे घर में मान लेते हैं कि हम लोग 4 आदमी हैं, 4 आदमी के लिए जो है, ठीक है, डेली जो है 4 रोटी पकता है, 16 रोटी पकता है। अब आ गए 2-4 और गेस्ट, तो क्या करेंगे, वो उसके ऊपर प्रेशर डालेंगे, या तो हमें रोटी बढ़ाना पड़ेगा या फिर उसी रोटी में उनके साथ शेयर करना पड़ेगा। तो उसी तरह हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है एंड उन लिमिटेड रिसोर्सेज के ऊपर जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता है वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ता है। यानी रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, वो बढ़ नहीं रहे, लेकिन यूज़ करने वाले ज़्यादा लोग आ रहे हैं। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं कि ये जो मतलब ज़्यादा पॉपुलेशन है ये क्या कर रहा है, लिमिटेड रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है। एंड कुछ का कहना है जो बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है उसका फिर रीज़न क्या है, हमारे पास लार्ज पॉपुलेशन का होना। आज बहुत से लोग जो है अनएम्प्लॉयड है, या करोड्स ऑफ यूथ्स आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, बट
बहुत कम लोगों को जो है गवर्नमेंट जॉब मिल रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो हमारा पॉपुलेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि ना गवर्नमेंट दे पा रही है, ना उतना बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप कर पा रही है। अब आगे आते हैं, इस चैप्टर का मोटिव क्या है, हमें डिस्कस करना है पैटर्न्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कॉम्पोजिशंस ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। अब सेंसस जो पॉपुलेशन डेटा है, पॉपुलेशन डेटा का हमारे पास क्या सोर्सेस है? तो पॉपुलेशन डेटा का जो हमारे पास जो मेन सोर्स है वो है सेंसस। सेंसस हर एक 10 ईयर्स में जो है कंडक्ट करवाया जाता है, लेकिन 2021 में जो होना था सेंसस वो नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? तो इसके पीछे रीजन रहा है कोविड। तो आपको भी पता है, तो 2021 का हमारे पास सेंसस का रिकॉर्ड आ नहीं पाया। तो हम जो पढ़ने वाले हैं 2011 के सेंसस के बेसिस पे। अब सेंसस का हिस्ट्री देखते हैं। सबसे पहला सेंसस कब हुआ था? तो सबसे पहला सेंसस जो है 1872 में हुआ था। लेकिन हमें एमसीक्यूज के लिए ध्यान रखना कि फर्स्ट सेंसस वाज कंडक्टेड इन 1872, बट इट्स फर्स्ट कंप्लीट सेंसस, क्या लाइन ध्यान में रखना है? तो इट्स फर्स्ट कंप्लीट सेंसस वाज कंडक्टेड ओनली इन 1881। जो कंप्लीट सेंसस हुआ था वो कब हुआ था? पहला 1881 में, एंड अदरवाइज जो जनरल सेंसस कंडक्ट करवाया गया था वो 1872 में। ये दोनों के बीच में 9 ईयर्स का गैप है, एंड इसके बाद जितने भी सेंसस हुए उनमें 10 ईयर्स का गैप है, एंड इस बार वाले में जो है 2011 से जो अभी हो रहा है दोनों के बीच में गैप बढ़ेगा। अब आगे पढ़ते हैं। पहला जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो इंडिया का अगर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन आप देखेंगे तो क्या है? हाईली अनइवन पैटर्न ऑफ जो है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर आप मैप 1 को देखेंगे तो कुछ रीजन्स में क्या है, ज़्यादा डॉट दिया हुआ है। ये डॉट क्या इंडिकेट कर रहा है कि वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी हाई रह रहा है, वहाँ पे स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ज़्यादा है पॉपुलेशन का। एंड अदर रीजन्स जहाँ पे ये डॉट्स कम है वो क्या बता रहे हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी लो है, एंड कुछ जगह पे जो है ठीक ठाक है वो मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटी को बता रहे हैं। अब अगर आप देखेंगे परसेंटेज ऑफ जो है पॉपुलेशन शेयर्स ऑफ कुछ स्टेट्स, तो उनमें उनके बेसिस पे जो टेरिटरीज जो सबसे ज़्यादा हाईली पॉपुलस स्टेट है इंडिया में वो कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। अगर एरिया वाइज हम देखेंगे कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा पॉपुलस है, कौन सा एरिया सबसे लार्ज टेरिटरी वाला है, तो वो राजस्थान है। लेकिन पॉपुलेशन वाइज कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद कौन से स्टेट्स है? तो महाराष्ट्र, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, उसको फॉलो कर रहे हैं। आगे हम समझने की कोशिश करते हैं कि जब आप जो है अपेंडिक्स 1.1 जो बुक के पश्चिम में दिया हुआ है, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो 10 स्टेट्स हैं वो इंडिया का 76% पॉपुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये 10 स्टेट कौन कौन से हैं? तो यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक एंड गुजरात। ये 10 स्टेट्स मिला करके इंडिया के 76% पॉपुलेशन बनाते हैं। एंड कुछ एक स्टेट्स जो है वहाँ पे स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, बहुत लो है, एंड उनका इंडिया के पॉपुलेशन में कंट्रीब्यूशन बहुत कम रहा है। तो उनका एरिया जो है ठीक ठाक है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर, इनका कंट्रीब्यूशन कितना है? 1.04%। अरुणाचल प्रदेश 0.11%। उत्तराखंड देखेंगे तो 0.84%। इन एरियाज इन स्टेट्स के पास देखेंगे तो ज्योग्राफिकली ठीक ठाक एरिया है, लेकिन पॉपुलेशन जो है कम है। अब पॉपुलेशन क्यों बढ़ा हुआ है, कहीं पे क्यों कम है, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है। हम जो इसमें पढ़ने वाले हैं कि अनइवन स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो पॉपुलेशन रहा है, इसके पीछे कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल रहे हैं। तो ये बताते हैं कि देयर इज क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन एंड फिजिकल, सोशियो इकोनॉमिक एंड हिस्टोरिकल फैक्टर्स। कि पॉपुलेशन डेंसिटी जहाँ पे हाई है वहाँ पे कुछ जो है फिजिकल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, या वहाँ पे जो है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, या फिर वहाँ कुछ हिस्टोरिकल फैक्टर्स रहा है। ये सब जो है किसी भी रीजन के पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है या घटाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले कौन सा, तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है क्या है? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, या फिजिकल फैक्टर में क्या है? तो फिजिकल फैक्टर में आपका आता है क्लाइमेट, टेरेन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। यानी जिन रीजन्स में क्लाइमेट अच्छा है, ठीक है, टेरेन जो है प्लेन रीजन है,
एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर अच्छे है, उन रीजन्स का पॉपुलेशन डेंसिटी हाई होगा, वहाँ पे स्पेशियल पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हाई होगा। एंड जहाँ पे अगर क्लाइमेट टू हार्श है, या तो एक्सट्रीम कोल्ड है जैसे लद्दाख वाले रीजन सबको देखते हैं, या फिर एक्सट्रीम हॉट है जैसे राजस्थान वाले रीजन को देखते हैं, तो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, हमेशा कम रहेगा। जहाँ पे वाटर का अवेलेबिलिटी नहीं है, ठीक है, जहाँ पे जो है क्या देखते हैं ये टेरेन जो है अनइवन है, बहुत हिली रीजन्स है, तो वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है आपका कम रहेगा। अब फिजिकल फैक्टर्स में हम देख लिए ना, फिजिकल फैक्टर्स में क्या क्या, क्लाइमेट है, टेरेन है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, ये सारे जो है फिजिकल फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है। एंड इन फिजिकल फैक्टर्स को जब देखते हैं तो कुछ रीजन, कुछ स्टेट जो है, जैसे आप देखेंगे कौन कौन से, तो नदर्न इंडियन प्लेन्स, डेल्टा वाला रीजन एंड जो कोस्टल प्लेन्स है, ये कैसे हैं, हाईली पॉपुलेशन वाले हैं। इनके कंपैरिजन में अगर आप देखते हैं इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट ऑफ सदर्न एंड सेंट्रल इंडियन स्टेट्स, ठीक है, हिमालयन रीजन्स में आप देखेंगे, ठीक है, साथ ही साथ जो हिमालयन रीजन्स का जो हिल स्टेट्स है जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब, उसके अलावा जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है यहाँ पे अगर आप देखेंगे, साथ ही साथ जो वेस्टर्न स्टेट्स है यहाँ पे पॉपुलेशन थोड़ा कम है। लेकिन समय के साथ जो है क्या हुआ है, इन स्टेट्स में कुछ कुछ डेवलपमेंट हुआ है। जैसे वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान देखेंगे, जो पहले क्या है वाटर स्कैर्सिटी से सफ़र कर रहा था, तो वहाँ पे जब इंदिरा गांधी कैनाल बना तो उस डेवलपमेंट से वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी हाई हुआ। तो आप इंदिरा गांधी कैनाल के बारे में कमेंट में थोड़ा मेंशन कीजिए। उसके बाद आप देखेंगे राजस्थान में मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज का जो डेवलपमेंट एंड जो एक्सट्रैक्शन हो रहा है, इसकी वजह से झारखंड में पॉपुलेशन जो है आपका बढ़ा। साथ ही साथ पेनिनसुलर रीजन में जो है ट्रांसपोर्टेशन का डेवलपमेंट हुआ, तो इससे यहाँ पे देखेंगे कि जो मॉडरेट से जो है हाई कंसंट्रेशन हुआ है पॉपुलेशन का। यहाँ पे जो है पहले थिनली पॉपुलेटेड स्टेट्स थे, यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी आपका बढ़ा हुआ दिखता है। आगे अमंग द इकोनॉमिक एंड ये आपका जो है सोशियो इकोनॉमिक एंड हिस्टोरिकल फैक्टर्स में जो है कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, तो जैसे हम लोग फिजिकल फैक्टर्स में पढ़े क्या, तो क्लाइमेट, टेरेन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वैसे ही जो आपका सोशियो इकोनॉमिक एंड हिस्टोरिकल फैक्टर्स है, इसमें जो एलिमेंट्स है वो पहला है इवोल्यूशन ऑफ सेटल एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, सेकेंड जो है पैटर्न ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, थर्ड जो है डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, फोर्थ जो है आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फिफ्थ जो है अर्बनाइजेशन। ये सारे फैक्टर्स जहाँ पे अच्छे हैं वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी हाई होगा, एंड ये सारे फैक्टर्स कहीं भी लैग कर रहे हैं तो फिर पॉपुलेशन डेंसिटी जो है कम होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। आगे कहता है कि ये सारे रीजन्स देखेंगे कि जो कौन से, तो रिवर प्लेन्स वाले रीजन रहे हैं, कोस्टल इंडिया वाले रीजन्स रहे, ये क्या है, लार्ज पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन यहाँ पे रहा है। रिवर वैली के बारे में जो है आप हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे कि जितने भी सिविलाइजेशंस का ग्रोथ हुआ या जो अर्ली ह्यूमन सेटलमेंट हुआ, ठीक है, किसी भी एज में रहा हो, वो एंशिएंट एज में रहा हो, मिडावल में, या अभी भी जो है बड़े बड़े शहर है वो क्या है, रिवर बैंक के किनारे ही लोकेटेड हैं। तो अर्लीस्ट सेटलमेंट शुरू से ही इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हो, चाइनीज सिविलाइजेशन हो या इजिप्शियन सिविलाइजेशन हो, सारे कहाँ के कहाँ हैं, तो रिवर वैली के किनारे ही हैं। तो यहाँ पे भी जो कहता है कि शुरू से आप देखेंगे कि जो रीजन्स क्या है, रिवर प्लेन वाले रीजन्स है एंड जो कोस्टल रीजन्स है, यहाँ पे पॉपुलेशन कंसंट्रेशन क्या रहा है, हाई रहा है। लेकिन कुछ एक समय से नोटिस किया जा रहा है कि वहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेस है जैसे लैंड हो गया, वाटर हो गया, उनमें डिग्रेडेशन हो रहा है। इवन उसके बाद जो है पॉपुलेशन कंसंट्रेशन क्या है, हाई है। एंड हाई होने के पीछे क्या रीजन्स है, तो हिस्टोरिकल फैक्टर्स कि इन रीजन्स में जो है अर्ली हिस्ट्री, ये जो अर्ली हिस्ट्री के टाइम से जो है ह्यूमन सेटलमेंट रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी घट नहीं रहा है बल्कि पॉपुलेशन कंसंट्रेशन हायर ही रहा है। आगे बढ़ते हैं, कुछ एक रीजन्स में आप देखेंगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ एंड अर्बनाइजेशन हुआ, इसकी वजह से वहाँ पे जो है पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ा है। जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, बेंगलुरु हो गया, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई, जयपुर, इन सारे जगहों पे क्या है, पॉपुलेशन कंसंट्रेशन बढ़ा है। एंड इसके पीछे क्या रीजन है, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड अर्बनाइजेशन। अब आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, द नंबर ऑफ पर्सन्स पर यूनिट एरिया।
यानी हम एरिया लेते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने पर्सन रह रहे हैं, तो वो क्या बताएगा हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ये फाइंड आउट करना क्या ज़रूरत है। तो ये जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ये बताता है कि लैंड एंड ह्यूमन बीइंग के बीच में कैसा रिलेशन है, का मतलब कहाँ पे लोग ज़्यादा रह रहे हैं यानी रिलेशनशिप लैंड के साथ अच्छा है यानी वो कंफर्टेबल है, और जहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है तो ये ह्यूमन बीइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन एंड रिलेशन टू लैंड, इसको समझने के लिए जो हमें पॉपुलेशन डेंसिटी को समझना पड़ता है। अब एज पर द सेंसस ऑफ 2011 देखेंगे तो इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है, तो 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में जो है कितने पर्सन्स रह रहे हैं, तो 382 पर्सन्स रह रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे अगर पिछले लास्ट 50 ईयर्स नहीं, अब हम बोले कि 75 ईयर्स अगर आप देखें तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है बहुत बढ़ा है। अगर 1951 का सेंसस हम देखें तो उस समय जो है पॉपुलेशन डेंसिटी था वो 117 पर पर्सन जो है पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रह रहे थे, जिसमें 265 पर्सन जो है बढ़ गए हैं, यानी 117 प्लस 265 यानी 382 पर्सन जो है पर स्क्वायर किलोमीटर अभी रह रहे हैं। यानी पिछले जो है 50 सालों में 75 सालों में जो है पॉपुलेशन डेंसिटी हाइयर होते चला गया, और अगला सेंसस जब आएगा तो जैसा हमारा पॉपुलेशन बढ़ा है उस हिसाब से पॉपुलेशन डेंसिटी भी चेंज होगा। आगे कहता है कि ये जो वेरिएशन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटीज है, अगर आप अपेंडिक्स को फिर से देखेंगे जो आपके बुक के क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो उससे हमें पता चलता है कि ये जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो हाईली वेरी करता है। वेरी कैसे करता है, तो जो हम रिपोर्ट्स पढ़ते हैं उसके हिसाब से जो है कहता है कि कुछ रीजन में जो है पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है 17 पर्सन्स 11 पर स्क्वायर किलोमीटर। ये कौन से रीजन में है, तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कितना 17 पर्सन्स से लेकर के नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली में आप देखेंगे तो 11,297 पर्सन्स आर लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया। तो आप देख रहे हैं कि इतना हाईली जो है पॉपुलेशन डेंसिटी में वेरिएशन देखने को मिलता है। अगर स्टेट्स में आप देखेंगे तो सबसे जो हाईली पॉपुलस स्टेट है, हाईली पॉपुलस स्टेट मतलब जो उस हाईली पॉपुलस स्टेट तो आपको उत्तर प्रदेश हो गया, जो पॉपुलेशन डेंसिटी जिसका सबसे हाईएस्ट है वो बिहार है, कितना पर्सन्स, तो 1102 पर्सन्स। उसके बाद आता है वेस्ट बंगाल 1029 एंड इसके बाद आता है केरला। लेकिन नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में जो है बिहार के बाद वेस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल के बाद जो है आपका यूपी आता है, यूपी का पॉपुलेशन डेंसिटी 828 है। पेनिनसुलर स्टेट्स में देखेंगे तो केरला का जो है सबसे ज़्यादा है 859 एंड तमिलनाडु का 555। केरला का पॉपुलेशन डेंसिटी यूपी के पॉपुलेशन डेंसिटी से हाई है, तो आप याद रखिएगा, सेपरेट याद करके रखिएगा। पेनिनसुलर इंडिया में जो है सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी केरला का है और उसके बाद जो है आपका तमिलनाडु का है। कुछ स्टेट्स आप देखेंगे जैसे हो गया असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा, ये सारे क्या है तो मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटी वाले स्टेट्स हैं। एंड कुछ स्टेट्स जैसे हिल स्टेट्स ऑफ हिमालयाज, ठीक है, उसके अलावा जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, जो 7 सिस्टर स्टेट्स है, उनमें से असम को हटा देना है। असम का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो मॉडरेट है। बाकी जो 6 स्टेट्स हैं उनको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे रिलेटिवली जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो क्या है, लोअर है। उसी तरह यूनियन टेरिटरीज के केस में अगर आप देखेंगे तो अंडमान निकोबार आइलैंड को अगर आप हटा दें तो उसके अलावा जितने भी यूनियन टेरिटरीज है वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, हाइयर रहा है। एंड सबसे हाईएस्ट किसका है, दिल्ली का। दिल्ली के बाद जो है आपका है चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरीज में। अब ये जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है ये क्या बताता है, तो ह्यूमन एंड लैंड रिलेशनशिप। साथ ही साथ कहता है कि हमारे जैसे कंट्रीज के लिए जहाँ पे लार्जर पॉपुलेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करता है, तो वहाँ पे ह्यूमन लैंड रेशियो इन टर्म्स ऑफ जो है ये जो प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन टोटल कल्टिवेबल लैंड, इसको समझने के लिए हमें फिजियोलॉजिकल एंड जो एग्रीकल्चरल डेंसिटीज है इसको समझना पड़ेगा। इसको समझने के बाद हमें पता चलेगा कि जो लैंड के ऊपर प्रेशर है, कल्टिवेबल लैंड के ऊपर प्रेशर है पॉपुलेशन का, वो कितना ज़्यादा है। एंड ये कैसे निकालते हैं, तो जो फिजियोलॉजिकल डेंसिटी है वो निकालते हैं टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नेट कल्टिवेटेड एरिया। एंड जो एग्रीकल्चरल डेंसिटी है वो कैसे निकालते हैं, तो टोटल एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नेट कल्टिवेबल एरिया। यानी दोनों में जो जिससे डिवाइड करेंगे वो नेट कल्टिवेबल एरिया है, लेकिन फिजियोलॉजिकल में टोटल पॉपुलेशन एंड एग्रीकल्चरल डेंसिटी में टोटल एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन। अब ये एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन होता क्या है, तो एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन में जो कल्टिवेटर्स है, जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स है एंड जो
उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, उन सभी को मिला करके हमारा बनता है एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन। तो ये रहा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का ग्रोथ कैसा रहा है? ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कैसा रहा है, इसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ होता क्या है या ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन होता क्या है। तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है? द चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम। कि हम रांची का एग्जांपल लेते हैं, तो रांची में जो है 2 पॉइंट ऑफ टाइम के बीच में जो पीपल का जो नंबर इंक्रीज किया उसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। जैसे हम 2 पॉइंट लेते हैं टाइम का, एक 2011 एंड दूसरा 2025। 2011 में मान लेते हैं रांची का पॉपुलेशन 10 लाख था, जो 2025 में बढ़ करके 25 लाख हो गया है। तो ये क्या है कि बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ टाइम्स क्या हो रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जो है पॉपुलेशन का ग्रोथ हो रहा है, यही आपका ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अब ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को कैसे डिनोट करते हैं? तो इसको परसेंटेज के टर्म में जो है हम एक्सप्रेस करते हैं। अब ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कैसे होता है? तो पॉपुलेशन ग्रोथ 2 तरीके से होता है। पहला क्या है आपका? नेचुरल, एंड दूसरा जो है आपका इंड्यूस्ड। नेचुरल ग्रोथ को हम कैसे एनालाइज करते हैं? तो इट इज एनालाइज्ड बाय क्रूड बर्थ रेट एंड डेथ रेट। अगर बर्थ रेट हाइयर है, डेथ रेट कम है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है बढ़ेगा, पॉपुलेशन ग्रोथ जो है हाइयर होगा। एंड अगर वो ग्रोथ रेट बर्थ रेट ज़्यादा है, डेथ रेट भी ज़्यादा है, तो फिर वो स्टैग्नेंट हो सकता है या कभी कभी नेगेटिव में भी जा सकता है, जैसा हम लोग आगे के फेज में पढ़ने वाले हैं। आगे कहता है दूसरा जो हमारा है वो इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड में क्या होता है? इनवर्ड या आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम अ पर्टिकुलर रीजन। कि किसी एक रीजन से जो है कुछ लोग आ रहे हैं या जा रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ जो है बांग्लादेशी आते जा रहे हैं, तो ये इमिग्रेंट का जो एक प्रॉब्लम हमारे यहाँ देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से जो पॉपुलेशन कि बाहर से आकर के लोग हमारे यहाँ जो बस रहे हैं, तो ये क्या है? इंड्यूस्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। हम लोग इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ। एंड नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ को जो है हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो जो डेकाडल एंड एनुअल ग्रोथ रेट दोनों जो है बहुत हाई रहा है इंडिया में। ये एंड साथ ही साथ जो है दोनों इंक्रीज कर रहा है। कैसे? तो उसको समझेंगे। उसके पहले हम ये समझते हैं कि जो एनुअल ग्रोथ रेट रहा है इंडिया का पॉपुलेशन का, वो एज पर द सेंसस ऑफ 2011 कितना है? तो 1.64% जो है हमारे एनुअल ग्रोथ रेट है। आगे समझते हैं पॉपुलेशन डबलिंग टाइम। पॉपुलेशन डबलिंग टाइम क्या होता है? तो किसी भी रीजन में जो है पॉपुलेशन को डबल होने में जो एनुअल ग्रोथ रेट से डबल होता है, वो जो टाइम लगता है उसी को हम, जितना टाइम लगता है, जितना साल लगे, उसी को हम बोलते हैं पॉपुलेशन डबलिंग टाइम। अब आगे देखेंगे कि इंडिया का पॉपुलेशन अगर लास्ट 1 सेंचुरी में देखेंगे, 1 सेंचुरी यानी पिछले 100 साल में अगर हम देखेंगे इंडिया का पॉपुलेशन, तो जो ग्रोथ हो रहा है इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। इनमें जो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, एनुअल बर्थ रेट, डेथ रेट एंड जो रेट ऑफ माइग्रेशन, इसकी वजह से जो है पॉपुलेशन ग्रोथ में हमें अलग अलग ट्रेंड्स देखने को मिलता है। कभी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट स्टैग्नेंट रहा, कभी स्टेडली ग्रोथ हो रहा है, एंड कभी जो है ग्रोथ रेट बहुत हाई रहा है। तो इसको हम समझते हैं। इसको समझने के लिए जो है हम पॉपुलेशन ग्रोथ को 4 फेजेज में पढ़ते हैं। पहला फेज क्या है? तो पहला फेज 1901 से लेकर के 1921 का फेज है। पहला फेज 1901 से लेकर 1921। ये जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है ना, 3 मार्क्स में आ सकता है, तो इसको जो है हम फेज वाइज पढ़ेंगे। पहला फेज जो है वो कैसा है? स्टैग्नेंट या स्टेशनरी फेज है। इस समय क्या है? तो जो बर्थ रेट है वो हाई तो रहा ही है, लेकिन डेथ रेट भी जो है हाई रहा है। इसकी वजह से पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट क्या है आपका? बहुत स्लो है। जहाँ पे बर्थ रेट हाई एंड डेथ रेट भी हाई, तो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होगा? स्लो होगा। कई बार जो कहता है इस फेज में जो है हमें देखने को क्या मिलता है? नेगेटिव ग्रोथ रेट। नेगेटिव ग्रोथ रेट समझ रहे हैं? ये पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं हो रहा है, पॉजिटिव ग्रोथ नहीं, नेगेटिव ग्रोथ रेट। ये कब देखने को मिलता है? तो ये वन लाइनर MCQs के लिए याद है कि फर्स्ट पेज में जो है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट नेगेटिव देखने को मिलता है। ये 1911 से 1921 के बीच वाला फेज है, जहाँ पे क्या है कि बर्थ एंड डेथ रेट दोनों हाई रहा है, एंड जिसकी वजह से जो है रेट ऑफ इंक्रीज क्या रहा? बहुत लो रहा।
अब इन सब के पीछे कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे? तो पहला जो है हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा पुअर हेल्थ, उसके बाद जो मेडिकल सर्विसेज है, इलिटरेसी ऑफ पीपल है, इन एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड एंड जो अदर बेसिक नेसेसिटीज़ है, ये सारे फैक्टर जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहे एंड इसीलिए ये फेज क्या रहा है, हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट वाला फेज, स्टैग्नेंट या स्टेशनरी फेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अब आते हैं सेकेंड फेज। पहला फेज जो है 20 ईयर्स के लिए 20 ईयर्स के लिए था। सेकेंड फेज जो है वो 30 ईयर्स के लिए 1921 से 1951 तक वाला। इस फेज को हम बोलते हैं स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ वाला फेज, यानी धीरे 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 जो है पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है। क्यों हो रहा है? तो इस समय जो है आप देखेंगे ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ एंड सैनिटेशन, दोनों फैसिलिटीज़ में क्या है, इंप्रूवमेंट हो रहा है। साथ ही साथ इसकी वजह से जो है जो मोर्टेलिटी रेट है वो घट गया, यानी हेल्थ बेटर होगा, हेल्थ फैसिलिटीज जितना अच्छा होता जाएगा मोर्टेलिटी रेट जो है उतना ही घटते चला जाएगा। तो यहाँ पे वही होता है। साथ ही साथ बेटर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की वजह से जो डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज़ है, वो डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज़ आप देखेंगे तो क्या हुआ, इम्प्रूव हुआ एंड इसके वजह से जो है इस फेज में बर्थ रेट हाई रहा एंड जो डेथ रेट रहा या मोर्टेलिटी रेट रहा वो लोअर रहा। दिस फेज इज ऑल्सो इम्प्रेसिव। ऐसा क्यों? तो ये वो टाइम पीरियड था, इस फेज में वो टाइम पीरियड आते हैं जिस समय दुनिया जो है सफ़र कर रहा था। पहला ग्रेट डिप्रेशन, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन 1929 में स्टार्ट होता है, जिस समय देखेंगे आप दुनिया का बहुत बड़ा पॉपुलेशन सफ़र कर रहा होता है। ठीक है, इसके बारे में आप लोग पढ़ के आए हैं, कमेंट में मेंशन कीजिए ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के बारे में। एंड दूसरा जो है इसी फेज में जो है वर्ल्ड वार 2 होता है 1939 से 1945। उसके बावजूद जो है हमारे ग्रोथ रेट क्या रहा है, स्टडी रहा है, यानी ठीक ठाक जो है धीमा ग्रोथ रेट जो है होते रहा है। थर्ड फेज जो है वो भी 30 ईयर्स के लिए 1951 से लेकर के 1981 तक। इस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी ऑल ऑफ सडन जो है पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड ऐसा क्यों होता है? तो बर्थ रेट तो हाई रहता ही है, लेकिन जो मोर्टेलिटी रेट है उसमें ऑल ऑफ सडन फॉल आता है, मोर्टेलिटी रेट बहुत कम आ जाता है। इसकी वजह से जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है। इस समय आप देखेंगे जो एनुअल ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का वो कितना है, तो 2.2% जो है रहा है, जो कि बहुत हाई होता है। साथ ही साथ इस समय इंडिया इंडिपेंडेंस हो चुका होता है 1947 में। तो उसके बाद जो है 1950 से जो है प्लानिंग कमीशन चलता है ना, जिसके बारे में पॉलिटिकल साइंस में आप थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। तो प्लानिंग कमीशन क्या था, एंड उसके बाद उसको रिप्लेस करके जो नई गवर्नमेंट आई वो लाई नीति आयोग। दोनों के बारे में थोड़ा सा कमेंट में आप मेंशन कीजिए। तो कहता है इस समय आप देखेंगे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज जो है कैसे हो रहा था, थ्रू सेंट्रलाइज प्लानिंग प्रोसेस। एंड इसी समय जो है इकोनॉमी आप देखेंगे वो स्टार्टिंग शोइंग अप कि इकोनॉमी बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से जो है लोगों का जो है लाइफ स्टाइल में इम्प्रूवमेंट आता है। जैसे आज के समय में देखेंगे कि बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनके पास स्मार्टफोन्स नहीं है। हर एक घर में 4-5 नंबर ऑफ जितने मेंबर्स हैं उस हिसाब से जो है लोग स्मार्टफोन्स रख रहे हैं। उसी तरह जो है बाइक, पहले लोग साइकिल यूज़ करते थे। हम जब स्कूल जाते थे तो हम लोग साइकिल से जाते थे, बहुत खुश होते थे। उस समय जो है लोगों के घर में अगर बाइक आ गया तो बहुत बड़ी बात है। आज तो बच्चे भी जो है स्कूल बाइक से आते हैं, कुछ जो इवन कार लेकर के आते हैं। तो ये क्या दिखा रहा है कि हमारे इकोनॉमी बूस्ट कर रहा है, लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो क्या है, बढ़ रहा है। दो आप बिलो 18 है तो आप स्कूल में बाइक या कार लेकर के नहीं जाए। आगे कहता है साथ ही साथ जो है इस समय देखेंगे कि और क्या रीजंस रहे हैं। तो इस समय जो है हाई बर्थ रेट एंड जो है हाइयर डेथ रेट लो होने की वजह से ग्रोथ रेट क्या रहा है, ओवरऑल हाई रहा है। ये वो फेज है जिस समय आप इमरजेंसी देखेंगे 1975 के टाइम में। एंड इस इमरजेंसी में एक चीज़ तो आपको याद होगा ही, ठीक है, जो कर रहे थे संजय गांधी, वो क्या, फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन, यानी ज़बरदस्ती लोगों का नसबंदी किया जा रहा था। ठीक है, क्यों? तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो चुका है, उसको कंट्रोल करना है। तो लोग लिटरेसी तो वाइड स्प्रेड था, तो इस चीज़ के लिए जो है फोर्स स्टेरिलाइजेशन किया जा रहा था। हम इसको सपोर्ट नहीं करते या फेवर नहीं करते, हमको इससे कोई लेना देना नहीं, बस हम आपको बता रहे हैं कि ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का फेज रहा एंड ये फेज में इमरजेंसी आई। आप मूवी देख सकते हैं, अच्छा मूवी है। तो उसमें जो है आप क्या देखेंगे, फोर्स स्टेरिलाइजेशन भी किया गया। ये तो एक फैक्टर है कि पॉपुलेशन जो है एक्सप्लोजन हो रहा है। दूसरा फैक्टर है इंड्यूस पॉपुलेशन हमें देखने को मिलता है। क्यों? तो माइग्रेशन हो रहा है। किन का?
तो चाइना में जो है कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार, चाइना इंडिपेंडेंट हो जाता है, तो वहाँ से जो तिब्बतन्स हैं वो भाग करके जो है इंडिया आते हैं। उसी तरह जो बांग्लादेशीज है 1971 के वार के टाइम में आप देखेंगे कि 1 करोड़ से ज़्यादा बांग्लादेशीज आए, आज भी जो है आ ही रहे हैं रोहिंग्या। तो ये क्या कर रहे हैं, ये पॉपुलेशन को बढ़ाया, एंड साथ ही साथ जो नेपालीज पॉपुलेशन है वो भी यहाँ पे आते गए। एंड इसके अलावा जब पाकिस्तान का वो इंडिया का पार्टीशन हुआ पाकिस्तान में ना, तो वहाँ से भी बहुत से लोग जो है माइग्रेट करके आए। तो ये सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे पॉपुलेशन बूम के लिए। फोर्थ पेज जो है क्या है आपका 1981 से लेकर के आज तक। इस समय देखेंगे कंट्रीज का पॉपुलेशन जो है, ठीक है, द रिमेंड हाई, लेकिन जो है ये एक क्या स्लोइंग ट्रेंड दिखा रहा है, या जो स्लोइंग डाउन जो है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, उस ट्रेंड को दिखा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, तो जो क्रूड बर्थ रेट है जो पहले के फेजेज में हाइयर रहा है, वो क्रूड बर्थ रेट यहाँ पे कम हो रहा है। एंड इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। क्यों, तो जो मैरिज का एज है, जो मीन एज है, वो आपको बढ़ गया। लोग जो है 5-7 बच्चे करने में बिलीव नहीं कर रहे हैं, लोग 30s में जो है शादी कर रहे हैं, तो एक बच्चा हो गया, दैट्स मोर देन इनफ। तो यहाँ पे क्रूड बर्थ रेट जो है उसमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। इसके पीछे का पहला रीजन क्या है कि लेट जो है मैरिज होना, उसके बाद जो है इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, पर्टिकुलरली देखेंगे जो वुमेन का लाइफ है और उनका जो है इम्प्रूव कर रहा है वहाँ पे जहाँ पे वुमेन को बेटर एजुकेशन मिल रहा है। तो इसकी वजह से जो है क्या है, हमें द पॉपुलेशन जो है क्या है, हाई है, लेकिन एक स्लोइंग डाउन ट्रेंड दिखा रहा है ग्रोथ रेट में। ये कहता है तो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन जो है स्टिल हाई है, लेकिन इट हाई है। एंड साथ ही साथ जो है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रोजेक्ट किया है कि इंडिया का पॉपुलेशन बाय 2025 कितना हो जाएगा, तो 135 करोड़ 1350 मिलियन। आज के समय में देखेंगे कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर अनाउंस करते हैं तो कहते हैं भारत के हमारे देशवासियों या 140 करोड़ जो है लोगों को समर्पित ना, तो 140 करोड़ हो गया है, जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट से जो है ज़्यादा ही हो चुका है। खैर आगे कहते हैं, आगे देखते हैं हम लोग रीजनल वेरिएशंस इन पॉपुलेशन ग्रोथ। ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, पॉपुलेशन ग्रोथ हाई होने के बावजूद जो है इसमें रीजनल वेरिएशन है। सारे स्टेट्स में जो है पॉपुलेशन ग्रोथ एक जैसा नहीं है, ठीक है। अब क्या है, तो इसको हम कंपेरिजन करेंगे 2 फेज में। पहला फेज जो है वो 1991 से 2001, एंड सेकेंड फेज जो है आपका 2001 से 2011। तो जब फर्स्ट फेज से हम सेकेंड फेज को जब कंपेयर करते हैं तो देखते हैं कि कुछ स्टेट्स जैसे केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पौंडीचेरी, इन सब में जो है ग्रोथ रेट क्या है, स्लो है। कितना, तो 20% से जो है कम ग्रोथ रेट रहा है। एंड केरला में देखेंगे जो सबसे लोवेस्ट ग्रोथ रेट है वो केरला में देखने को मिलता है, वो कितना है 9.4%। वो सिर्फ इन ग्रुप ऑफ स्टेट्स में नहीं बल्कि पूरे अगर कंट्री में आप देखेंगे तो सबसे लोवेस्ट जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो किसका है, केरला का है, एंड वो कितना है 9.4%। इसके अलावा कुछ स्टेट देखेंगे वेस्ट टू ईस्ट देखेंगे, इसमें जो है नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ सेंट्रल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, यहाँ पे जो है हाईएस्ट ग्रोथ रेट रहा है इन कंपेयर टू सदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। इनमें कौन कौन से स्टेट्स हैं, तो गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, सिक्किम, असम, वेस्ट बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। यहाँ पे अगर आप ग्रोथ रेट देखेंगे तो कितना रहा है 20 to 25% जो है ग्रोथ रेट रहा है। लेकिन आगे कहता है, खुशी की बात यह है कि जब हम पिछले डेकेड से कंपेयर करते हैं, यानी 1991 से 2001 एंड 2001 से 2011 को जब कंपेयर करते हैं, तो इस डेकेड्स में जो है ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में, ऑलमोस्ट बोल रहा है, सब में नहीं, 1-2 एक्सेप्शन है वो हम पढ़ेंगे, ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में आप देखेंगे तो वहाँ पे प्रीवियस डिकेड्स के कंपैरिजन में जो है लोअर ग्रोथ रेट रहा है। इवन जो 5 मोस्ट पॉपुलस स्टेट्स है, ठीक है, कौन कौन से 6 मोस्ट पॉपुलस स्टेट, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, यहाँ पे भी आप देखेंगे कि जो ग्रोथ रेट रहा है वो पिछले डिकेड्स के कंपैरिजन में वो फॉल किया है। एंड इसमें जो है सबसे कम फॉल हुआ है आंध्र प्रदेश में 3.5% एंड हाईएस्ट जो है वो महाराष्ट्र में 6.7%। कुछ एक स्टेट्स जहाँ पे पिछले डेकेड्स के कंपैरिजन में पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है, जो एक्सेप्शनल वो बोले वो है तमिलनाडु एंड पौंडीचेरी। तमिलनाडु में जो पिछले डेकेड्स है उसके कंपैरिजन में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बढ़ा है जो 3.9% है, एंड पौंडीचेरी में भी सेम है जो 7.1% है। अब
आगे हम लोग देखते हैं ग्रोथ ऑफ एडोलेसेंट पॉपुलेशन। अगर इंडिया का पॉपुलेशन या किसी भी कंट्री के पॉपुलेशन के बारे में जब आप बात करते हैं तो वहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉपुलेशन हो जाता है, ठीक है, वो क्या है, ग्रोथ ऑफ इट्स एडोलेसेंट। इंडिया में अगर आप देखेंगे तो एडोलेसेंट पहले देखते हैं कौन, तो 10 to 19 ईयर्स के जो बच्चे हैं, ठीक है, जिनको हम प्यार से टीनेजर्स भी कहते हैं, इंडिया के पॉपुलेशन में ये 20.9% हैं। ये एडोलेसेंट पॉपुलेशन देखोगे तो इसके मामले में इंडिया चौथे नंबर पे है। सबसे पहले पे पाकिस्तान है, सेकंड पे नाइजीरिया एंड थर्ड पे हमारा एक और पड़ोसी बांग्लादेश है। फोर्थ नंबर पे जो है एडोलेसेंट पॉपुलेशन के मामले में इंडिया है। यहाँ पे देखेंगे ये जो एडोलेसेंट पॉपुलेशन है इसमें मेल एंड फीमेल सेक्स रेशियो वो भी वेरी करता है। मेल का पॉपुलेशन है वो 52.7% है एंड जो फीमेल का पॉपुलेशन है वो 47.3% है। अब एडोलेसेंट पॉपुलेशन को अगर हम देखते हैं तो क्या है, इनको हम वो कंसिडर करते हैं कि ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, यूथफुल पॉपुलेशन है, बिल्डर ऑफ नेशंस है एंड इनके पास जो है हाई पोटेंशियल है। जैसे देखिए ना, क्रिकेट में आईपीएल में सूर्यवंशी को देखे, वैभव सूर्यवंशी को कितना अच्छा खेल रहा है, तो उसी तरह ये जो यूथफुल पॉपुलेशन है इनके अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन एट द सेम टाइम जहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है वहीं पे ये बहुत ज़्यादा वल्नरेबल भी है। वल्नरेबल यानी जो है क्वाइट वल्नरेबल कि कभी भी जो है मिसगाइडेड हो सकते हैं। तो इसीलिए सोसाइटी के सामने जो है यूथ पॉपुलेशन को लेकर के, यूथफुल पॉपुलेशन या एडोलेसेंट पॉपुलेशन को लेकर के जो है कई सारे चैलेंजेस हैं एंड कई सारे जो है कंसर्न रहे हैं। एंड ये कौन कौन सी बातें हैं, तो पहला लोअर एज एट मैरिज, कि आजकल देखते हैं आप बहुत सारे जो है बच्चे एंड बच्चियां क्या कर रहे हैं, 18-19 साल 20 साल 21 साल में शादी करके रील्स में जो है वायरल किए जा रहे हैं, भाग करके शादी कर रहे हैं। तो ये क्या है, एक ये प्रॉब्लम है यूथ के सामने कि वो क्वाइट वल्नरेबल है, ये मिसगाइडेड बहुत तेज़ी से हो सकते हैं अगर इनको प्रॉपरली चैनलाइज नहीं किया जाए। तो एक प्रॉब्लम वो है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, इलिटरेसी, पर्टिकुलरली जो है फीमेल इलिटरेसी। उसके बाद जो स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स है वो बढ़ रहे हैं। उसके बाद इनका क्या है, बहुत सारे खाना नहीं खाना, ये भी एक अलग बीमारी है। तो लो इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड इसके वजह से देखेंगे कि क्या है, बहुत सारे जो गर्ल्स हैं या जो वुमेन है वो हीमोग्लोबिन की कमी से जो है जूझ रहे हैं उनके ब्लड में, एंड साथ ही साथ जो है कई लोग जो है एनीमिया के शिकार हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम से जो है वुमेन सफ़र कर रही हैं। इसके अलावा जो है जो एडोलसेंट मदर है इनमें देखने को मिला है हाई मोर्टेलिटी रेट। इसके अलावा जो है हाई रेट ऑफ HIV एंड एड्स इन्फेक्शंस। उसके बाद फिजिकल एंड मेंटल डिसेबिलिटी या मेंटल रिटार्डनेस, ड्रग एब्यूज़, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे अल्कोहलिज्म, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी यानी बाल अपराध जो है एंड कमिटमेंट्स ऑफ क्राइम्स, ये सब कुछ जो है बढ़ गया है। अब जब इतना कुछ हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि गवर्नमेंट अपना जो है कंसर्न शो करेगी एंड गवर्नमेंट जो है ऐसी चीज़ को देखते हुए कुछ पॉलिसीज जो है इम्प्लीमेंट की, सो दैट कि जो बच्चों को है उसमें उनमें प्रॉपर एजुकेशन जो है इम्पार्ट किया जा सके, साथ ही साथ उनके टैलेंट्स को जो है प्रॉपरली बेटर चैनलाइज किया जा सके एंड उसको बेटर यूटिलाइज किया जा सके। एंड इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट जो है नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 जो है बनाई है, जिसका मोटिव ये है कि यूथ का जो है ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे हो एडोलेसेंट पॉपुलेशन का, इन बातों का ख्याल रखना। इसके लिए देखेंगे आप जो नेशनल यूथ पॉलिसी कब लॉन्च किया गया, तो फरवरी 2014 में। MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इनका क्या विजन है, तो हॉलिस्टिक विजन जो है नेशनल यूथ पॉलिसी का जो है हॉलिस्टिक विजन है किसके लिए, तो यूथ ऑफ इंडिया। इसके हिसाब से जो है यूथ जो है इंडिया के उनको क्या करना है, एम्पावर करना है, सो दैट कि दे कैन अचीव देयर फुल पोटेंशियल। जैसे आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो IAS बन सकते हैं, जो प्रोफेसर बन सकते हैं, लेकिन क्या मन नहीं लग रहा है पढ़ने में या इधर उधर जो है गलत ट्रैक में आप जा रहे हैं। तो टीचर्स का मोटिव क्या होता है, टीचर्स अगर स्कोल्ड कर रहे हैं तो वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो है रिजल्ट बेटर करे, बच्चा जो है अपने फुल पोटेंशियल तक पहुँचे एंड जो वो अचीव कर सकता है उसको अचीव करे। तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट का मोटिव है कि हम बच्चों को क्या करेंगे, एम्पावर करेंगे, सो दैट कि वो अपना फुल पोटेंशियल अचीव कर सके एंड उनको जो है वो जो है अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे नेशन में जो ग्रुप ऑफ नेशंस है वहाँ पे, जो कम्युनिटी ऑफ नेशंस है वहाँ पे हमारे कंट्री भी जो है राइटफुल प्लेस पे पहुंचेगा। जैसे इकोनॉमी में हम 4th नंबर पे है, लेकिन अभी भी जो है पर कैपिटा इनकम हमारा बहुत कम है।
और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जिससे हम फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सारी जगहों पर जो है हम अच्छा कर सकते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट का ये पॉलिसी था। उसके बाद आप देखेंगे कि 2014 में जो है गवर्नमेंट एक और पॉलिसी जो है फॉर्मुलेट की, ठीक है। क्या फॉर्मुलेट किया? तो नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। कब? 2015 में। एंड 2014 में क्या था? नेशनल यूथ पॉलिसी। तो ये जो दोनों काम हो रहे हैं, ठीक है, ये जो नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, इसका मोटिव क्या है? तो एक अम्ब्रेला के अंदर में जो है जो अलग अलग स्किलिंग एक्टिविटीज़ है कंट्री में, जो अलग अलग प्लेसेस पे चल रहे हैं, उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, साथ ही साथ उनको जो है एक कॉमन स्टैंडर्ड तक सेट किया जाए। एंड साथ ही साथ जो है डिमांड सेंटर्स का जो रिक्वायरमेंट्स है उनके साथ इनको लिंक किया जाए एंड उसी तरह का जो है स्किल्स इनको दिया जाए। आगे अगर आप देखेंगे कि ये जो डिस्कशंस है वो हमें क्या बताता है कि ये जो पॉपुलेशन वेरिएशंस है वो टाइम एंड स्पेस के साथ जो वेरी करते रहा है, यानी टाइम एंड प्लेस के वाइज जो है ये वेरी करते रहा है। एंड साथ ही साथ ये जो है पॉपुलेशन वेरिएशंस हमें बताता है बहुत सारे जो सोशल प्रॉब्लम्स रिलेटेड है किससे? तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन से। कहता है इन सबको अच्छे से समझने के लिए हमें देखना होगा सोशल कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। अब ये सोशल कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन क्या है? तो सोशल कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन बताता है कि इसमें जो है जब पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन हम पढ़ते हैं तो ये पॉपुलेशन ज्योग्राफी का ही एक अलग पार्ट है। जैसे हम सोशल साइंस पढ़ते हैं तो उसमें हिस्ट्री एक अलग पार्ट आता है, ठीक है, ज्योग्राफी अलग पार्ट है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी कहता है कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी में एक डिस्टिंक्ट फील्ड है किसका? पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन का, जिसमें हम लोग एनालिसिस करते हैं किसका? एज का, सेक्स का, उसके बाद प्लेस ऑफ रेसिडेंस, एथनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्राइब्स, लैंग्वेजेस, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, लिटरेसी, एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये इन सारी चीज़ों को जो है हम प्रॉपरली एनालिसिस करते हैं। लेकिन यहाँ पे इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे? रूरल अर्बन कैरेक्टरिस्टिक्स, लैंग्वेज के बारे में, रिलीजन एंड पैटर्न ऑफ ऑक्यूपेशन। अब शुरू करते हैं रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन। रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन क्या है? तो इट कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन बाय देयर क्या है? रिस्पेक्टिव प्लेसेस ऑफ रेसिडेंस, कहाँ पे वो लोग रह रहे हैं। ये क्या है? सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में अच्छे से बताता है, यानी उनका जो प्लेसेस ऑफ रेसिडेंस है वो हमें बताता है सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। एंड ये सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है समझना हमारे लिए, या उनका जो प्लेस ऑफ रेसिडेंस हमारे लिए जानना या समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इंडिया जैसे कंट्री के लिए जहाँ पे रूरल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। एंड कितना है? तो 68.8% हमारा जो पॉपुलेशन है वो कहाँ रहता है? रूरल एरियाज में रहता है। अब आगे हम देखते हैं कि 2011 के सेंसस के हिसाब से जो है क्या पता है कि जो इंडिया में विलेजेस हैं, कितने विलेजेस हैं? तो 6,40,867। अब ये कितना है? तो इसमें देखेंगे कि ये जो विलेजेस है इनके 93.2% विलेजेस, यानी 5,97,608 विलेजेस जो है वो ऑक्यूपाइड है या इनहैबिटेड है, एंड बाकी सब ऐसे ही है। तो कहता है ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन है ये क्या है? थ्रू आउट द कंट्री ये यूनिफॉर्म नहीं है। रूरल पॉपुलेशन क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। कुछ एक स्टेट्स में रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा है एंड कुछ एक स्टेट्स में जो है रूरल पॉपुलेशन कम है। जहाँ पे रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा है वो है बिहार एंड सिक्किम। यहाँ पे देखेंगे कि एक मेजोरिटी पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरियाज में रहता है। एंड इसके कंपैरिजन में आप गोवा, महाराष्ट्र में देखेंगे तो यहाँ जो है हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा पॉपुलेशन जो है रूरल एरियाज में रहता है, यानी इन स्टेट्स में क्या है? रूरल पॉपुलेशन जो है कंपैरेटिवली कम है। यूनियन टेरिटरीज में अगर आप देखेंगे तो दादरा एंड नागर हवेली को छोड़ दे जहाँ पे रूरल पॉपुलेशन 53.38% है, अदरवाइज जितने यूनियन टेरिटरीज है वहाँ पे आप देखेंगे तो स्मॉलर रूरल पॉपुलेशन बहुत स्मॉलर है। आगे रूरल पॉपुलेशन में जो विलेजेस है इनमें जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे वो भी वेरी करता है। जैसे हम विलेजेस देखते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के, वेस्टर्न राजस्थान के या रन ऑफ कच्छ में जो विलेजेस है वहाँ पे पॉपुलेशन देखेंगे तो एज लो एज 200 है, ठीक है। वहाँ पे एक गांव में 200 के आसपास लोग रह रहे हैं। लेकिन यही जब आप गोवा का विलेज देखेंगे, ठीक है, सॉरी केरला का विलेज देखेंगे, महाराष्ट्र का विलेजेस देखेंगे तो कुछ एक विलेजेस में जो है पॉपुलेशन कितना है? 17,000 पॉपुलेशन रह रहा है। 17,000 लोग जो है एक साथ रह रहे हैं।
आगे जब हम इस पैटर्न को थॉरो एग्जामिनेशन करते हैं, पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन अक्रॉस द बोथ लेवल पे, इंटर स्टेट लेवल पे एंड इंट्रा स्टेट लेवल पे, तो हमें क्या पता चलता है, तो रिलेटिव डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन, साथ ही साथ जो है रूरल अर्बन जो है माइग्रेशन, जो क्या है, क्या वो करता है, तो बताता है कि कहाँ पे पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है रूरल एरियाज में एंड क्यों ज़्यादा है। आगे समझने की कोशिश करते हैं कि इन कंपेयर टू रूरल पॉपुलेशन जो हमारा अर्बन पॉपुलेशन है वो क्या बहुत कम है, मात्र 31.16% जो पॉपुलेशन है वो क्या है, अर्बन पॉपुलेशन है, जो बहुत लो है। लेकिन पिछले डेकेड्स के कंपैरिजन में आप देखेंगे कि ये जो पॉपुलेशन अर्बन पॉपुलेशन है वो क्या है, आपका बढ़ रहा है, ग्रोथ रेट जो है हाइयर है। एंड ऐसा क्यों हुआ है, तो ड्यू टू एनहांस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड साथ ही साथ ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ एंड हाइजीन कंडीशंस, जिसके वजह से अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, और भी फैक्टर्स है अर्बनाइजेशन बढ़ने के लिए। आगे हम लोग समझते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन जो है, ठीक है, वो क्या है, तो थ्रू आउट द कंट्री जो है वेरी करता है। कुछ एक रीजन्स है वहाँ पे जो है क्या है, अर्बन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, कुछ एक रीजन्स है वहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन कम है, ये हम लोग पढ़ ही चुके हैं। ज़्यादातर केस में देखेंगे कि जो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज है वहाँ पे जो अर्बन पॉपुलेशन है उसमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। आगे बताता है कि उधर सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस एंड ये क्या बताता है कि डेवलपमेंट ऑफ अर्बन एरियाज इन टर्म्स ऑफ बोथ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस का भी डेवलप बेटरमेंट हो रहा है, साथ ही साथ रूरल अर्बन माइग्रेशन भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। स्पेशली जो रूरल अर्बन माइग्रेशन है वो कहाँ पे विजिबल है, तो वो उन रीजन्स में जहाँ पे रोडवेज के थ्रू या जो है रेलवेज के थ्रू जो है एरियाज कनेक्टेड है, जैसे नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, उसके बाद इंडस्ट्रियल एरियाज अराउंड कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु, मैसूरू, मदुरई, कोयम्बटूर, अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली, कानपुर, लुधियाना, जालंधर, इन सारे जगहों पर जो है अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है। एंड कुछ एक रीजन्स है जहाँ पे अर्बनाइजेशन जो है अभी भी लो है, एंड ये कौन कौन से रीजन्स है, तो स्पेशली जो एग्रीकल्चरली स्टैग्नेंट पार्ट्स ऑफ मिडिल एंड लोअर गंगा प्लेन्स, उसके बाद तेलंगाना, नॉन इरिगेटेड पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न राजस्थान, रिमोट हिली एंड ट्रैवल एरियाज ऑफ जो है नॉर्थ ईस्ट, साथ ही साथ जो पेनिनसुलर इंडिया का जो फ्लड प्रोन रीजन्स है एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, यहाँ पे क्या रहा है कि उनके कंपैरिजन में यहाँ पे जो अर्बनाइजेशन है वो कम रहा है। तो ये था रूरल अर्बन कॉम्पोजिशंस, यानी कुछ एक रीजन्स में जो है हमें सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट दिख रहा है, रूरल अर्बन माइग्रेशन जो है ज़्यादा दिख रहा है, एंड इनके कंपैरिजन में कुछ एक रीजन्स है वहाँ पे क्या है, अर्बनाइजेशन अभी भी लो है, अर्बनाइजेशन अभी भी वहाँ कम हुआ है। अब अगला हम जो कॉम्पोजिशन देखेंगे वो लिंग्विस्टिक कॉम्पोजिशंस। इंडिया क्या है, लैंड ऑफ लिंग्विस्टिकली डाइवर्स कंट्री है, एंड यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेजेस बोले जाते हैं। एंड एज पर द रिपोर्ट ऑफ ग्रियर्सन लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 1903 से 1928 के बीच में, ये बताता है कि इंडिया में जो है 179 लैंग्वेजेस है, एंड जिसमें 544 डायलेक्ट्स है। ये डायलेक्ट्स क्या होता है, तो जैसे हिंदी बोल रहे हैं, मेरी जो हिंदी है, या हरियाणा वाले जो हिंदी बोलते हैं, या दिल्ली वाले हिंदी बोलते हैं, या यूपी और बिहार वाले जो हिंदी बोलते हैं, इसमें वेरिएशंस है। तो बोल तो सब रहे लैंग्वेज हिंदी है, लेकिन डायलेक्ट्स क्या है, वेरी कर जा रहा है। तो कहता है कि कितने लैंग्वेजेस है, 179 एंड डायलेक्ट्स 544। आज मॉडर्न इंडिया में देखेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस वाले लैंग्वेजेस हैं वो कितने हैं, 22 लैंग्वेजेस है, जो जिनको शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेजेस बोला जाता है। एंड बहुत सारे जो लैंग्वेजेस है वो नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस है, एग्जिस्ट कर रहे हैं। आगे जो है इन जो जो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस है इनमें सबसे ज़्यादा जो स्पीकर्स हैं वो कौन से लैंग्वेज के हैं, हिंदी के हैं। एंड जो सबसे कम स्पीकर्स हैं वो कौन से लैंग्वेज के हैं, तो संस्कृत, बोडो एंड मणिपुरी, इनके स्पीकर्स जो है बहुत कम है। कोई भी स्टेट हमारे यहाँ जो है किसी लैंग्वेज के बेसिस पे जो है पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं है कि किसी भी स्टेट में जो है एक ही लैंग्वेज के बोलने वाले लोग हैं, बल्कि वो ओवरलैप कर रहा है, एंड साथ ही साथ ग्रेजुअली जो है अलग अलग लैंग्वेज के बोलने वाले स्पीकर जो है अलग अलग स्टेट्स में बढ़ रहे हैं। यानी कोई भी एक स्टेट्स ऐसा नहीं कि जहाँ पे हम कम्प्लीटली बोल दे कि एक ही लैंग्वेज को बोलने वाले लोग हैं। अब आगे आते हैं लिंग्विस्टिक क्लासिफिकेशन। इंडिया में जो लैंग्वेजेस बोले जाते हैं इनको जो है 4 मेजर लैंग्वेज ग्रुप में जो है डिवाइड किया गया है। उन ग्रुप को जो है फर्दर जो है सब फैमिली में फिर उनका अलग अलग ब्रांचेज ग्रुप्स है, एंड उनको अलग अलग स्टेट्स में बोला जाता है।
तो ये इस टेबल में दिया हुआ है। सबसे पहला ग्रुप जो है ऑस्ट्रिक निषाद, इसके स्पीकर कितने हैं 1.38%, इनका सब फैमिली 2 है। उसके बाद द्रविडियन के स्पीकर जो है 20%, ज़्यादातर साउथ इंडिया में जो लोग बोलते हैं उनका लैंग्वेज जो है द्रविडियन ही आता है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका शाइनो टिबेटन जिसको किरात, इसके स्पीकर कितने हैं तो 0.85%। ये नॉर्थ ईस्ट वाले एंड नॉर्थ के जो एक्सट्रीम नॉर्थ वाले स्टेट्स हैं वहाँ पे थोड़ा बहुत बोला जाता है। एंड फोर्थ जो है जो सबसे लार्जेस्ट स्पीकर है वो है इंडो आर्यन, जिनका पॉपुलेशन कितने स्पीकर है 73% लोग जो है इंडो आर्यन लैंग्वेजेस को ही बोलते हैं। अब ये लिंग्विस्टिक क्लासिफिकेशंस हो गया। लिंग्विस्टिक क्लासिफिकेशंस के बाद हमें जो पढ़ना है वो रिलीजियस कॉम्पोजिशंस। रिलीजन अगर आप देखेंगे तो इंडियन के नस नस में भरा हुआ है। लोग रिलीजन के नाम पे कि मेरे रिलीजन का लोग दूसरे कंट्रीज में भी रह रहे हैं तो लोग उसको भी सपोर्ट कर देते हैं, भले अपना नेशन का इंटरेस्ट है वो सेकेंडरी हो जाए। तो यहाँ पे रिलीजन क्या है, कल्चरल एंड पॉलिटिकल लाइफ में जो है एक डोमिनेंट फोर्स है। हमारे मेजोरिटी ऑफ इंडियंस जो है उनके कल्चर, फैमिली एंड कम्युनिटी को जो इन्फ्लुएंस करता है वो क्या है, यही रिलीजन। तो रिलीजन को हम इग्नोर नहीं कर सकते। एंड रिलीजन के मामले में भी देखते हैं तो ये वेरिएशंस देखने को मिलता है। स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ रिलीजियस पैटर्न जो कम्युनिटी जो है वो वेरी करता है। कुछ एक स्टेट्स या कुछ एक डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है कि एक रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हों एंड उसके कंपैरिजन में दूसरे स्टेट्स या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है उनका पॉपुलेशन बहुत कम हो या उनके स्पीकर्स उस रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग ना भी हो। तो इसमें सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए। जैसे इंडिया के मोस्ट ऑफ द पार्ट में आप देखेंगे कि हिंदू पॉपुलेशन जो है ज़्यादा है, लेकिन वही कश्मीर वैली जब हम जाते हैं, लक्षद्वीप जाते हैं तो यहाँ पे जो है फिर इनका पॉपुलेशन बहुत कम हो जाता है। यहाँ पे ये बहुत माइनॉरिटीज़ में आ जाते हैं। तो कहता है हिंदू क्या है, देखेंगे ज़्यादातर स्टेट्स में जो है एंड इनका पॉपुलेशन जो है वो वेरी करता है 70 to 90% इनका पॉपुलेशन मेजोरिटी में है। लेकिन कुछ एक रीजन्स जैसे जो स्टेट्स है अलॉन्ग द बांग्लादेश बॉर्डर, ठीक है, इंडो पाक बॉर्डर्स, जम्मू कश्मीर, हिल स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्टर्न पार्ट, ये स्कैटर्ड पार्ट ऑफ डक्कन प्लेटू एंड गंगा प्लेन्स, इन कुछ एक रीजन्स में अगर छोड़ दे तो ज़्यादातर जगह पे जो है हिंदू मेजोरिटी में है। उसके बाद मुस्लिम क्या है, ये लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी है। जो कौन कौन से रीजन में है तो स्पेशली इनका पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर में, उसके बाद इन फ्यू डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, केरला एंड उत्तर प्रदेश जहाँ पे इनका पॉपुलेशन अच्छा है। उसके अलावा दिल्ली एंड लक्षद्वीप, ये कश्मीर वैली एंड लक्षद्वीप में जो है मेजोरिटी में है। आगे जो है क्रिश्चियन पॉपुलेशन देखेंगे तो मोस्टली जो है रूरल एरियाज़ में ये ज़्यादा है, ठीक है। स्पेशली कहाँ पे देखेंगे तो कुछ एक जगह पे जैसे वेस्टर्न कोस्ट ऑफ गोवा, केरला एंड हिल स्टेट्स ऑफ मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, छोटा नागपुर, ये झारखंड वाला रीजन एंड हिल स्टेट्स ऑफ मणिपुर, यहाँ पे इनका पॉपुलेशन जो है ठीक ठाक देखने को हमें मिल जाता है। इसके बाद सिख जो है, सिख 3 स्टेट्स में जो है कन्फाइंड है। कौन कौन सा तो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में, ठीक है। रिलीजियसली ये भी माइनॉरिटी लोग हैं। उसके बाद जो है देखेंगे जैन एंड बुद्ध, बहुत कम पॉपुलेशन है। जैन का पॉपुलेशन आप देखेंगे तो इनका जैसे क्रिश्चियंस का पॉपुलेशन रूरल एरियाज़ में है, इनका पॉपुलेशन अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा है। एंड कौन कौन से स्टेट्स में तो राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र का अर्बन एरियाज़ में थोड़ा बहुत इनका पॉपुलेशन, मतलब ये तो बहुत माइनॉरिटी में है लेकिन थोड़ा बहुत इन तीनों स्टेट्स में ठीक ठाक पॉपुलेशन है। वो बौद्ध का देखेंगे तो महाराष्ट्र में जो है पॉपुलेशन ठीक ठाक है। उसके अलावा जो है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख एंड लाहौल स्पीति जो हिमाचल प्रदेश का पार्ट है, यहाँ पर जो है सिख ये बौद्ध का पॉपुलेशन ठीक ठाक देखने को मिलता है। इसके अलावा और भी जो है बहुत सारे रिलीजियस बिलीफ्स प्रैक्टिसेस है, जैसे जोरास्ट्रियंस हो गया। उसके बाद जो ट्राइबल्स एंड इंडिजिनस फेथ्स एंड बिलीफ्स हैं, इनका भी पॉपुलेशन जो है ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। अब ये तो हो गया रिलीजियस कॉम्पोजिशंस। रिलीजन एंड लैंडस्केप में क्या बताता है, रिलीजन को किस तरह लैंडस्केप में दिखाया जाता है। तो कहीं पे मजार बना दिए, तो कहीं पे जो है ठीक है मंदिर बना दिए, कहीं पे मॉस्क बना दिए, कहीं पे कैथेड्रल्स बना दिए, कहीं पे गुरुद्वाराज बना दिए गए। ये सब का साइज जो है वेरी करता है। वो बताता है कि लोगों का जो है किस तरह का पॉपुलेशन है वहाँ पे, या जहाँ पे ज़्यादा टेम्पल्स है वो इंडिकेट कर रहा है कि वहाँ पे एक रिलीजन को फॉलो करने वाले ज़्यादा हैं, दूसरे का कम है। तो ये इन चीज़ों को बताता है। अब आगे आते हैं कॉम्पोजिशंस ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। लास्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो क्या है, कॉम्पोजिशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। अब वर्किंग पॉपुलेशन के कॉम्पोजिशन अगर आप देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक स्टेटस जो है
पॉपुलेशन ऑफ इंडिया को जो है, इंडिया का पॉपुलेशन को जो है 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला मेन वर्कर्स, दूसरा मार्जिनल वर्कर्स एंड तीसरा जो है नॉन वर्कर्स। अगर दोनों मेन वर्कर्स एंड मार्जिनल वर्कर्स दोनों को मिला दिया जाए तो इनका पॉपुलेशन जो है वो कितना है 39.8%। एंड एक वास्ट मेजोरिटी जो है अप्रॉक्स 60% जो पॉपुलेशन है वो क्या है, नॉन वर्कर्स। यानी ये बताता है एक इंडिया का इकोनॉमिक स्टेटस जहाँ पे लार्जर प्रोपोर्शन क्या है वो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, जहाँ पे अप्रॉक्स 39.8% लोग जो है वर्क कर रहे हैं एंड 60% के आसपास जो है नॉन वर्कर्स। तो यानी क्या है कि ये नॉन वर्कर्स जो है वर्कर्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं। साथ ही साथ ये इंडिकेट करता है कि इंडिया में जो है वाइड स्प्रेड जो है अनएम्प्लॉयमेंट है या अंडर एम्प्लॉयड पीपल रह रहे हैं। आगे मेन वर्कर्स के और मार्जिनल वर्कर के बीच में क्या डिफरेंस है, तो मेन वर्कर्स जिनको साल के 6 महीने यानी अप्रॉक्स 183 डेज काम मिलता है तो वो मेन वर्कर्स हैं, एंड जिनको 183 डेज से या 6 मंथ से कम के लिए काम मिलता है वो क्या है, मार्जिनल वर्कर्स। आगे हम देखते हैं कि ये जो प्रोपोर्शन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन है ये अगर देखेंगे तो यहाँ पे मॉडरेट वेरिएशन हो रहा है। कुछ एक जगह पे हम देखे बहुत हाई वेरिएशन होता है, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका मॉडरेट वेरिएशन हो रहा है। एंड ये जो मॉडरेट वेरिएशन हो रहा है ये हमें क्या बता रहा है, तो ये मॉडरेट वेरिएशन आपको बता रहा है कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है, यानी सारे स्टेट्स का एक ही जैसा ऑलमोस्ट हाल है। जैसे कहता है जो वर्किंग पॉपुलेशन का जो कंपोजिशन है गोवा में कितना है, तो 39.6% से लेकर के आप कहाँ पे देखेंगे दमन एंड दीव में तो 49.9% जो है वर्किंग पॉपुलेशन यहाँ पे वर्क कर रहा है। आगे देखेंगे कुछ स्टेट्स जहाँ पे लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ वर्कर्स है, ये कौन से है, तो हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय एंड इसके अलावा जो यूनियन टेरिटरी में दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, यहाँ पे हाईएस्ट पार्टिसिपेशन रेट है। अगर कहता है इंडिया जैसे कंट्री के कंटेक्स्ट में अगर हम देखेंगे तो कहीं पे भी जो है पार्टिसिपेशन रेट हाइयर है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे मैनुअल वर्कर्स का जो है डिमांड जो है ज़्यादा है। क्यों भैया, तो लोग सब्सिस्टेंस या नियर सब्सिस्टेंस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जो है देखेंगे कि यहाँ पे डिपेंडेंट है, एंड यहाँ पे जो लोअर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है जिसकी वजह से लोगों को जो है क्या है किसके ऊपर, प्राइमरी सेक्टर के ऊपर एंड मैनुअल लेबर के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है। अब आगे पढ़ते हैं ऑक्यूपेशनल कॉम्पोजिशंस। तो इंडिया का जो पॉपुलेशन है इसको 4 ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला कल्टिवेटर्स, सेकंड जो है एग्रीकल्चरल लेबरर्स, थर्ड जो है हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड फोर्थ जो है अदर वर्कर्स। तो ये जो 4 कैटेगरीज है ये देखने के बाद हमें ऐसा लगता है, ऐसा पता चलता है कि इंडिया का पॉपुलेशन यानी जो पॉपुलेशन कॉम्पोजिशंस या ऑक्यूपेशनल कॉम्पोजिशन मतलब कि इंडिया की वो पॉपुलेशन जो किसी एक्टिविटीज़ में इंगेज है, वो फार्मिंग में इंगेज है या मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज है, ट्रेड में इंगेज है या किसी भी तरह का सर्विसेज या अदर काइंड्स ऑफ प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ कर रहा है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, ऑक्यूपेशनल कंपोजिशंस। ये ऑक्यूपेशनल कंपोजिशंस बताता है कि इंडिया का जो लार्ज पॉपुलेशन है वो प्राइमरी सेक्टर में इंगेज्ड है। प्राइमरी सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो कितने परसेंट पॉपुलेशन इंगेज्ड है, तो हाफ से भी ज़्यादा 54.6% पॉपुलेशन जो है वो प्राइमरी सेक्टर में इंगेज है। एंड ये क्या है, तो कल्टिवेटर्स या एग्रीकल्चरल लेबरर्स। इसके कंपैरिजन में आप देखेंगे 3.8% जो पॉपुलेशन है वो वर्कर्स है, ठीक है, वो कहाँ पे इंगेज्ड है, तो हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज में इंगेज्ड है। एंड 41.6% जो पॉपुलेशन है वो अदर वर्कर्स है जो नॉन हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं या ट्रेड, कॉमर्स, कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर या अदर जो सर्विसेज है उसमें इंगेज्ड है। यहाँ पे देखेंगे कंट्री का जो मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन है, वहाँ पे देखेंगे जो मेल मेंबर्स है वो ज़्यादा है एंड फीमेल मेंबर्स जो है, फीमेल वर्कर्स जो है कम है। अब मेल एंड फीमेल के डिवीज़न अगर आप देखेंगे तो डिवीज़न सोसाइटी में जो है बायोलॉजिकल डिफरेंसेस के बेसिस पे जो 3 कैटेगरी में या नेचुरल डिफरेंसेस के बेसिस पे 3 कैटेगरी में बांटते हैं। एक हो गया मेल, दूसरे हो गए फीमेल एंड तीसरा जो है ट्रांसजेंडर। तो ये 2 बायोलॉजिकल डिफरेंसेस है या नेचुरल डिफरेंसेस है, लेकिन हम इसको क्या किस चीज़ का बेसिस, तो जो सोशल डिफ्रेंशिएशन है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन है या सोशल एक्सक्लूजन है उसको इसका बेसिस मान लेते हैं कि ये बायोलॉजिकल डिफरेंसेस जो है
इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कैसे? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सोसाइटी में जो है सोशल कंस्ट्रक्ट एंड रूल्स जो है जेंडर वाइज जो है हम असाइन कर देते हैं। एंड इस चीज़ को रेगुलेट कैसे करवाते हैं? तो थ्रू सोशल इंस्टीट्यूशंस के जो सोशल इंस्टीट्यूशंस बने हैं वो क्या एडवोकेट करते हैं कि मेल जो है वो ब्रेव होते हैं, पावरफुल होते हैं, वही आउटडोर वर्क कर सकते हैं, एंड जो फीमेल होती है वो इंडोर वर्क के लिए बनी हुई है। तो ये सारे जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं इनको हम बेसिस बना करके क्या कर रहे हैं, सोशल ये जो है सोशल डिफरेंसेस जो है हम क्रिएट कर रहे हैं, सोशल डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। आगे कहता है कि अ, अगर पॉपुलेशन में देखेंगे तो हाफ पॉपुलेशन जो है फीमेल का भी है, थोड़ा सा हाफ से कम है, लेकिन अगर हाफ पॉपुलेशन को अगर आप एक्सक्लूड कर रहे हैं तो ये क्या है, एक सीरियस हैंडीकैप है किसी भी जो है सिविलाइज सोसाइटी के लिए। यानी किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में आप वुमेन को एक्सक्लूड नहीं कर सकते, उनके साथ डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते, एंड उनको जो है वर्किंग एरिया से बाहर नहीं कर सकते। नहीं तो आपका 50% पॉपुलेशन तो ऐसे ही बैठ करके खाने वाला हो जाएगा, डिपेंडेंट पॉपुलेशन, एंड आप एक सिविलाइज सोसाइटी नहीं बना सकते। ये क्या है, ग्लोबल चैलेंज है, ठीक है। एंड इट वाज ये एक्नॉलेज्ड बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी के बारे में आप पढ़े ही हैं। यूएनडीपी जो है बताता है इसके बारे में कि अगर डेवलपमेंट को इंजेंडर्ड नहीं किया गया देन इट वुड बी इंडेंजर्ड। यानी इंजेंडर्ड मतलब जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें मेल एंड फीमेल दोनों का रोल जो है इक्वल करने का हम कोशिश करें। अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो वो जो डेवलपमेंट है क्या है, इंडेंजर्ड है, खतरे में जाने वाला है। डिस्क्रिमिनेशन इन जनरली जो है देखेंगे क्या है, अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी, एंड स्पेशली अगर इन पर्टिकुलरली आप देखेंगे तो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, ये सब क्या है, द क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। तो इस चीज़ को हमें क्या करना होगा, रोकना होगा, एंड सारे एफर्ट जो है हमें क्या करना होगा, बनाना होगा, सो दैट कि ये जो डिनाइल ऑफ अपॉर्चुनिटीज रहा है उसको एड्रेस किया जा सके, उसको सुधारा जा सके। एंड इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो वुमेन को अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशंस, ठीक है, लो वेजेस, क्या सेम वेजेस फॉर सेम टाइप ऑफ वर्क, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी आता है। और साथ ही साथ उनको डिग्निफाइड लाइफ जीने का जो है अपॉर्चुनिटी अगर देते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, उनके साथ जस्टिस कर रहे हैं। साथ ही साथ जो है एक डेवलपिंग नेशंस एंड जो सिविलाइज्ड सोसाइटी है उसका ये पार्ट है कि वहाँ पे वुमेन को जो है इक्वली ट्रीट किया जाए, उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाए। एंड इसी के लिए इन्हीं सब चीज़ों को रियलाइज़ करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है बहुत सारे स्टेप्स लिया, जैसे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशंस में 33% जो है वुमेन को रिजर्वेशन देने का कोशिश करना, या बिहार जैसे स्टेट में जो है वुमेन को एक सर्टेन पोर्शन जो है गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन दे करके वुमेन को अपलिफ्ट करना। ये क्या है, यही इंजेंडर्ड किया जा रहा है डेवलपमेंट को कि वुमेन भी जो है उसमें पार्टिसिपेट कर सके। एंड इसी के व्यू में जो गवर्नमेंट भी जो है सेक्स रेशियो को जो है, जो बहुत हाई था, सेक्स रेशियो मतलब में जो है मेल एंड फीमेल के रेशियो के बीच में बहुत गैप था, स्पेशली हरियाणा में, वहाँ पे कम करने के लिए जो है हरियाणा के एक डिस्ट्रिक्ट से जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन चलाया गया, मूवमेंट चलाया गया। कौन से डिस्ट्रिक्ट से एंड किस प्लेस से ये आप मेंशन करेंगे, एंड कौन से ईयर में ये चलाया गया। तो ये क्या था, मोटिव था गवर्नमेंट का कि ये जो जेंडर के बीच में जो है सेक्स रेशियो घटते जा रहा है, मेल एंड फीमेल का जो फीमेल का सेक्स रेशियो घट रहा है, तो उसको जो है इक्वलाइज करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कैंपेन चालू किया गया। आगे फीमेल वर्कर्स जो है ज़्यादातर कहाँ पे इंगेज है, तो प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा इंगेज है। दो अभी जो रिसेंट ईयर्स रहे उसमें देखेंगे कि वुमेन का पार्टिसिपेशन जो है सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर में भी बढ़ा है। साथ ही साथ अगर इंडिया में जो है लोगों का एग्रीकल्चरल सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंसी या प्राइमरी सेक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंसी है, तो पिछले डिकेड्स के कंपैरिजन में ये घटा है। पिछले डिकेड्स तक जो है 58.2% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट रहता था, जो घट करके अभी 54.6% हो गया है। साथ ही साथ देखेंगे कि ये भी बताता है सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर में जो है इंक्रीज हो रहा है, यानी वर्किंग पॉपुलेशन जो है इसमें बढ़ रहा है। यानी ये बता रहा है कि फार्म बेस्ड एक्टिविटी के ऊपर जो है ऑक्यूपेशंस के ऊपर डिपेंडेंस लोगों का कम हो रहा है, एंड ये जो नॉन फार्म बेस्ड एक्टिविटीज़ है उसमें जो है लोग इंगेज हो रहे हैं। यानी ये सेक्टोरल शिफ्ट भी हमें बता रहा है। ये कहता है स्पेशल वेरिएशन ऑफ वर्क पार्टिसिपेशन रेट इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द कंट्री इज़ वेरी वाइड। जैसे देखेंगे आप हिमाचल प्रदेश, नागालैंड जैसे स्टेट्स में क्या है, हाई शेयर्स ऑफ कल्टीवेटर्स। इसके कंपैरिजन में देखेंगे बिहार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा
झारखंड, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, यहाँ पर जो है हाईएस्ट प्रोपोर्शन किनका है, तो एग्रीकल्चरल लेबरर्स का है। उसके कंपैरिजन में जो हाईली अर्बनाइज सिटी है जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, पौंडीचेरी, इन सभी जगहों पे आप क्या देखेंगे कि एक लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर जो है अदर सर्विसेज में इंगेज है, यानी नॉन फार्म बेस्ड एक्टिविटीज में इंगेज है। एंड ये बताता है कि इससे आप ये समझिए कि हमारे पास जो है फार्मिंग लैंड क्या है, लिमिटेड है, जिसमें हम एक सर्टेन परसेंटेज से ज़्यादा पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते। साथ ही साथ ये बता रहा है कि अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो बढ़ गया है, जिसकी वजह से लोग जो है फार्म सेक्टर से नॉन फार्म सेक्टर्स में शिफ्ट हो रहे हैं। तो यहीं पे आपका पहला चैप्टर ख़त्म होता है। तो अच्छे से आप पढ़िए एंड चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड वीडियो कैसा लगा कमेंट में मेंशन करना ना भूले। थैंक यू।